उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी का छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में मिश्रा जी, उनकी पत्नी और एक बेटा ही था। बेटी की उम्र शादी की हो चली थी, पर बेटा ऐसा कि हर रोज नहीं नहीं करके भी 3 लड़की को रिजेक्ट ही कर दिया करता था। एक शाम, अरे रौनक की अम्मा, 7 बजे तक तैयार हो जाना। याद है ना, हमें आज शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। अरे मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी आज शादी में जाना है। हद हो गई। अब दोपहर का बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हें बचे हुए खाने की पड़ी है। हे भगवान, सारे नमूने मेरी ही किस्मत में लिखने थे तुम्हें। अच्छा, फ्रिज में रख देती हूँ, कल आपको ही नाश्ते में परोस दूंगी। साड़ी भी इस्त्री करनी बाकी है। भगवान जाने मैं अकेली जान क्या क्या करूँ। अपने सुपुत्र की सेवा से फुर्सत मिले तब तो आपको कुछ याद रहेगा ना लीला जी। अपने होनहार सुपुत्र को तैयार होने को तो कह दीजिए। रौनक को खास लाने के लिए कहा है सबने। क्या पता वही कोई लड़की पसंद आ जाए आपके लाड़ साहब को। क्या जी, आप भी ना बस मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। आएगा तो कह दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हम माँ बेटे समय पर ही तैयार हो जाएंगे। रात को सभी शर्मा जी के बेटे की शादी में पहुंचते हैं। मिश्रा जी की नजरें तो बस बहू की तलाश में ही लगी हुई थी। अरे मिश्रा जी, खाना लग गया है, चलिए आप भी पेट पूजा कर लीजिए। अरे बेटे की उम्र निकली जा रही है, खाना कैसे उतरेगा भला शर्मा जी, आप ही बताइए। बेकार में फिक्रमंद हो रहे हैं आप। अरे ज़रा गोलगप्पे के स्टॉल पर तो देखिए, हमारा रौनक मेरी भतीजी से बात कर रहा है। जब से आया है दोनों साथ ही हैं, इसीलिए तो मैंने रौनक को खास लाने के लिए कहा था। स्वीटी, शर्मा जी की भांजी स्वीटी के लिए लड़की की तलाश थी, जो अब पूरी होती दिख रही थी। जिस रौनक को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, स्वीटी ने उसका मन कैसे मोह लिया, ये तो भगवान ही जाने। फौरन ही दोनों के घर वालों में बात हो जाती है और क्या, चट मंगनी पट गया। स्वीटी शर्मा अब स्वीटी मिश्रा बन जाती है। दोनों घर प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। लीला पूजा की थाली लाती है। इतनी बड़ी थाली से आरती करोगी मम्मी जी? इसके आधे साइज की भी प्लेट में अगर पापा को खाना दिया होता तो यूं तिल्ली से ना लगते। स्वीटी की बात सुनकर सभी मेहमान हक्के बक्के रह जाते हैं। बात को संभालने के लिए मुरली कहता है, चलो कोई तो आया इस घर में जो मेरे लिए बोलेगा। रस्म पूरी करके स्वीटी घर पर आ जाती है। स्वीटी किचन में अपनी पहली रसोई बनाने जाती है। क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाय भाभी, पहले ही दिन किचन में। मैं तो बस घर देख रही थी। वैसे पापा कह रहे थे कि कोमल को तो पानी उबालना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी। पापा ने झूठ क्यों कहा? मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ। अरे अरे, कवर करने की कोई बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, पर मुझे आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो कुछ मीठा बनाकर दिखाओ। स्वीटी कोमल से मीठा बनाकर सबको परोस देती है। ये तो बिल्कुल कोमल के हाथों का बना लग रहा है। लगता है घर पर मम्मी खाना बनाती ही नहीं थी, जो आपको कोमल के हाथों का स्वाद याद है। ये भी सही है। लीला बड़ी बड़ी आंखें कर मुरली की ओर देखती है। बहुत हंसी निकल रही है। ये गाज तुम पर भी गिर सकती है। आज शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। अपनी प्यारी बहू को तैयार रहने को कह देना। शाम के समय मोहल्ले की औरतें लीला के घर पहुंचती है। अरे नई बहू रानी, तनिक आवा हो। ओ, तो आप ही हैं वो चुगलखोर चंपा? हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? क्यों, चुगली नहीं करती क्या आप? आपने नहीं कहा था मम्मी को कि सुनीता भाभी तो 100 रुपए की साड़ी को 1000 की बताती है? पापा जी बता रहे थे मुझे। और ये तो हम बोले ही नहीं। हम तो कहे थे कि भाई साहब को खाना नहीं देती है भाभी। अरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे, शर्म कर ले चंपा। तुझे मैंने काम पर रखा और तू मेरे ही बारे में सबके बीच में ये कह रही है। और लीला, तू सुनती है ना चुगली मेरी? नहीं रहना मुझे यहाँ। सभी औरतें बिना रस्म पूरी किए ही चली जाती है। मुरली लीला से कहता है, स्वीटी को समझना ही होगा कि हर समय उसकी टांग खिंचाई की आदत एक दिन उसके लिए ही तकलीफ का कारण बनेगी। खुद पर आई तो समझ गए ना।
अब बहू को समझाने का समय आ गया है। अगली सुबह स्वीटी की माँ और मामा उसके ससुराल पहुंचते हैं। मम्मी पापा आप लोग यहाँ? स्वीटी जैसे ही उनके गले मिलती है, मीना कहती है, तूने हाथ धोए अपने? नहीं ही धोए होंगे। अरे क्या बताऊं रौनक बेटा, इस लड़की की ना आदत है वॉशरूम से लौटकर हाथ ना धोने की। मम्मी ये सबके सामने आप क्या कह रही हैं? थोड़ी देर में खाना लग जाता है। सब खाने पर बैठ जाते हैं। अरे मूली की सब्जी से तो तुझे गैस हो जाती है ना बेटा। अब क्या बताऊं समधन जी, जिस दिन मूली खा लेती है ना बाबा ना। मामा जी क्या बोल रहे हैं आप ये? वही जो तू सबके साथ करती है। मैंने ही तेरे परिवार वालों को यहाँ बुलाया तुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे लगा था शादी के बाद तो तेरी हरकतों में सुधार आएगा बेटी, पर नहीं। तूने एक बार भी सबके सामने अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए सोचा नहीं। सॉरी, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। स्वीटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूरा मिश्रा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। सोनम की शादी सूरत से हुई थी। दोनों की एक बेटी थी, रूही। सोनम दोबारा माँ बनने वाली थी। बहू, तू क्यों इतना काम करती है? कितनी दफा कहा है ज्यादा काम ना किया कर, वरना तेरे और तेरे बच्चे की हेल्थ पर उसका असर पड़ सकता है। माँ जी, अब बुढ़ापे में आप काम करो वो तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी, और मैं तुझसे काम करवाऊंगी तो मेरा बेटा कहेगा, माँ तू तो एकदम हिटलर सास है। नहीं नहीं माँ, आप कहाँ से हिटलर लगती हो? आप तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। वही तो, माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आराम करो तुम, पर तुम्हें तो मेरी और माँ की बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बाबा सॉरी, अब से मैं कोई काम नहीं करूँगी बस। गुड। वैसे सोनम, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से कानपुर जाना है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। बाकी माँ तो है ही। अरे बेटा तू बेफिक्र होकर जा। और हाँ, अगले हफ्ते बहू की डिलीवरी है तो समय से घर आ जाना। जी माँ, तो निकलता हूँ मैं, आशीर्वाद दीजिए। फिर सूरज कानपुर के लिए निकल जाता है। वहीं एक हफ्ते बाद सोनम को अचानक से लेबर पेन होने लगता है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दीजिए। लगता है इसकी डिलीवरी का समय हो गया है। सोनम की सास एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। बेटा तू कब आएगा? आज बहू की डिलीवरी है, तुझे यहाँ होना चाहिए था अब तक। माँ बस अभी आधे घंटे के बाद की फ्लाइट है, मैं 2 घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जा। वहीं आधे घंटे बाद सूरज फ्लाइट से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में एरोप्लेन में कोई तकनीकी खराबी के कारण एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और सूरज सहित उसमें बैठे सभी यात्री मारे जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दादी बन गई। आपकी बहू को बेटा हुआ है। अच्छा, क्या मैं बहू से मिल सकती हूँ? जी, होश में आने के बाद। वहीं बहू के होश में आते ही, माँ जी वो कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे पता नहीं बहू, उसने कहा था कि 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर नहीं। तभी हॉस्पिटल के कमरे में लगी टीवी में न्यूज़ आती है। अभी अभी खबर आई है कि कानपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट बीच रास्ते में क्रैश हो गई, जिस कारण फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों की मौत हो गई। ये सुनकर तो मानो सोनम की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। वहीं घर में आई हुई खुशी अचानक से मातम में बदल जाती है। सावित्री जी अपनी बहू और पोते को लेकर घर आ जाती है, लेकिन दोनों भी सास बहू सदमे में होती हैं। धीरे धीरे जैसे तैसे कर सोनम अपने आप पर काबू करती है और अपनी सास और बच्चों को भी संभालती है। एक दिन, मम्मी पापा घर कब आएंगे? बेटा तुम्हारे पापा कभी घर नहीं आएंगे। मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए। सोनम जैसे तैसे रूही को शांत कराती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है।
मैडम 4 महीने हो गए, अगर रेंट देने की हैसियत नहीं है तो ऐसे आलीशान घर में रहते क्यों हो? जल्दी से जल्दी मेरा रेंट दे दो, और अगर आप भाड़ा नहीं भर सकती हो तो पैसे देकर घर खाली कर दो। बस कुछ दिन की बात है, आप रुक जाइए, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगी। 4 महीने हो गए, मुझे 2 दिन के अंदर मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। वहीं सोनम परेशान हो जाती है कि वो कैसे रेंट का जुगाड़ करे। फिर वो अपने कुछ गहने बेचकर रेंट भर देती है और वो घर खाली करके चौल में एक सस्ता सा घर किराए पर ले लेती है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है, आसमान से जमीन पर ला फेंका है। हम 4 लोग और कमाने वाला एक भी नहीं, घर कैसे चलेगा? देखते हैं माँ, मैं काम ढूंढती हूँ कोई। फिर सोनम बहुत जगह काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। शाम को बहुत दूध लाना है, घर में दूध के भी पैसे नहीं है। आज मुन्ना भूख से बहुत रो रहा था, मैंने जैसे तैसे पड़ोसन से थोड़ा सा दूध मांगकर मुन्ने को पिला दिया, लेकिन कल का क्या? माँ मुझे भी कहीं काम नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे माँ आपको तो सिलाई आती है ना? हाँ बहू, आती तो है। और मैं भी ठीक ठाक से सिल लेती हूँ। माँ क्यों ना हम दोनों सिलाई का काम शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि हम खुद के खर्चे तो निकाल ही लेंगे। फिर दोनों सास बहू कबाड़ी वाले से एक पुरानी सी सिलाई मशीन खरीद लाते हैं और पूरे मोहल्ले में अपनी सिलाई का प्रचार कर देते हैं। फिर एक दिन, भाभी मुझे अपना ब्लाउज सिलवाना है, शाम को मेरी ननद की बेटी की सगाई है, इतनी जल्दी तो कोई सिलकर भी नहीं देगा, क्या करूं मैं? रेडीमेड ब्लाउज भी अच्छा नहीं मिलता, एक काम करो, पड़ोस की सोनम है ना, वो सिलाई कर लेती है, तुम उसके पास जाओ। गरीब है बेचारी, उसे भी काम की ज़रूरत है, पक्का वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। सोनम तुम ही हो क्या? मुझे सुजाता भाभी ने भेजा है, अर्जेंट में मेरा ब्लाउज सिलना है, क्या तुम सिल दोगी? जी हाँ ज़रूर, आप 6 बजे आ जाइए, आपको ये तैयार मिलेगा। फिर सोनम कुंती का ब्लाउज सिलने में लग जाती है। वहीं 2 घंटे में वो उसका ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है और जब कुंती उसे लेकर जाती है तो उसे वो ब्लाउज काफ़ी पसंद आता है, जिससे वो मोहल्ले में बाकी औरतों को भी सोनम के यहाँ कपड़े सिलवाने की सलाह देती है। कुछ तो बड़े शौक से सोनम और उसकी सास के पास कपड़े सिलवाने जाती हैं, तो वहीं कुछ औरतें, ये मॉडर्न जमाने में सिलकर कपड़े कौन पहनता है, आजकल तो रेडीमेड का जमाना है, पहनो और फेंको। सही कह रही हो रीता, आखिर सबकी अपनी अपनी पसंद। वहीं सोनम और सावित्री जी को दिन में 3-4 काम मिल ही जाते थे और दोनों सास बहू मिलकर सिलाई करती थी। सावित्री जी कपड़े कटिंग करती तो सोनम सिलाई करती। वहीं सिलाई से आने वाले पैसों से उनकी दैनिक ज़रूरतों का खर्चा भी निकलने लगा था। बहू, तेरा ये आइडिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमें दैनिक ज़रूरतों से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कल को वो स्कूल जाएंगे तो उसके भी तो पैसे लगेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कल को हम में से कोई बीमार पड़ जाता है तो वो सब खर्चे भी तो देखने पड़ेंगे ना। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं, आप चिंता ना करें, जैसे भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया है वो कुछ न कुछ बेहतर करेंगे ही हमारे लिए। फिर दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती है। वहीं उनके चौल में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, हमारे शहर में एक फैशन प्रतियोगिता होने वाली है, जहां बहुत ही बड़ी बड़ी मॉडल्स और फैशन डिजाइनर आएंगे। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, साथ ही आगे बढ़ने का स्कोप। जिसे भी इसमें रुचि है वो मेरे ऑफिस में आकर मुझे अपना नाम दे सकते हैं। सुनो सुनो मोहल्ले वालों। वहीं फैशन शो वाली बात सोनम के भी कानों तक पहुंच जाती है। माँ जी, आपको पता है हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो होने जा रहा है, यही मौका है कुछ करने का। बेटा, हम तो मामूली से दर्जी हैं, हम कहाँ बड़े फैशन डिजाइनर की बराबरी कर पाएंगे। माँ जी, किसी ने खूब कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। यही मौका है कुछ करने का। हाँ बहू, तू सही कह रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? हम तो रोज का खर्चा ही निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। फैशन शो को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। माँ जी आप चिंता ना करें, सब बेहतर होगा। फिर सोनम हर घर जाके सिलाई का काम मांगने लगती है और दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करके हफ्ते भर सिलाई करके कपड़ों के लिए पैसे भी इकट्ठा कर लेती हैं। जिसके बाद सोनम बाजार से कुछ रंग बिरंगी कपड़े और कपड़े की सजावट का सामान खरीद कर लाती है। फिर सास बहू मिलकर फैशन शो के लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस तैयार करती हैं। जिसके बाद सोनम उस प्रतियोगिता में भाग लेती है। वहीं उस शो में बहुत ही नामी लोग और बहुत बड़ी मॉडल्स आई थी, लेकिन सोनम की ड्रेस और उसकी खूबसूरती के आगे वहां सब कुछ फीका सा लग रहा था। सभी की नजर एकटक स्टेज पर खड़ी सोनम पर ही थी। वहीं शो के अंत में A very big applause for सोनम। आज के शो की विजेता है सोनम, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और इस खूबसूरत सी ड्रेस को पहनकर आज के शो में 4 चांद लगा दिए। मिस सोनिया मेहरा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्टेज पर आके सोनम को पुरस्कृत करें। जिसके बाद शहर की नामी फैशन डिजाइनर सोनम को इनाम देकर सम्मानित करती है। शहर की सबसे बड़ी कोठी हुआ करती थी गुप्ता जी की। क्या शान, क्या शौकत। पूरे घर की कमान थी चंद्रकला जी के हाथ में। अरे 2 मुस्टंडे जैसे बेटे हैं, लेकिन सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है। इतनी बड़ी कोठी की रखवाली और गाय भैंस, ना जी ना, अब तो बड़े की शादी मैं करके ही रहूंगी। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हम लोगों के दुकान के पास जो लीला हलवाई की दुकान है ना, मैं उसकी लड़की लीली को प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। वो लीली जो शहर से पढ़कर आई है, जीन्स पहनती है और बाल भी रंगवा कर रखे हैं। ना जी ना, मैं तो किसी भी हाल में ब्याह नहीं कराऊंगी तेरा उससे। तो मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। उसने भी अपने घर में बोल दिया है कि वो शादी मुझसे ही करेगी। अच्छा, बुला ला उसे कल। मुझे बहू से जो उम्मीद है वो मान गई तो कर लेना शादी। बेटा अगले दिन लिली को लेकर घर आता है। देखो, मेरी उम्र हो रही है, घर का काम काज अब मुझसे नहीं होता। घर में 3 मर्द और काम करने वाली मैं अकेली। बहू आएगी तो थोड़ा काम वो करेगी, थोड़ा मैं संभालूंगी। तो क्या क्या कर लेती हो तुम? देखिए आंटी जी, साफ बता देती हूँ, किचन का कुछ नहीं आता। घर में हलवाई लगे हैं तो दुकान का काम करते हैं, साथ ही घर का खाना भी बना देते हैं। अरे कोई बात नहीं, माँ सिखा देगी तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो? सीखना ही होता तो ये जो बड़े बड़े हलवाई लगे हैं उन लोगों से ना सीख लेती। ये घर की घरेलू महिला क्या सिखाएगी मुझे? खैर, मैं ये साफ साफ बोल रही हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी, ये तो कभी सोचना भी मत। माँ बेटी की तरफ देखती है। अच्छा लगा लीली तुमसे मिलकर। जा बेटा, छोड़ा इसे। लीली को छोड़कर लड़का घर आता है कि घर में कुछ लोग बैठे होते हैं। ये है मेरा बड़ा बेटा, बाजार में अपनी दुकान है, कमाता अच्छा है, बाकी ये बड़ा घर तो है ही। सामने बैठी होती है एक शांत सरल मिजाज की हर्षा। देख ले बेटा, ये लड़की मुझे पसंद है और इन लोगों को तुम, तो शादी की तैयारी कर लो। फिर क्या था, परिवार के दबाव में आकर बड़े बेटे की शादी हो जाती है हर्षा से और हर्षा बन जाती है उस घर की बड़ी बहू। शादी के बाद देखो हर्षा, ये माँ भी जानती है और आज तुम भी जान लो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी के साथ खुश हूँ, चाहे मेरी शादी उससे हो या ना हो। कैसी बात कर रहे हैं आप जी? ऐसा थोड़ी ना होता है। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ आए थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। देखो, माँ की जिद थी इसलिए शादी की, अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता, समझी? लेकिन हर्षा को पति की बात ठीक नहीं लगती। वो पूरे परिवार के सामने बात को रखती है कि अरे तो क्या करेगी, पति के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर। अरे भाभी, असली हीरोइन भैया की तो आप ही हो।
बाकी तो साइड हीरोइन है। बेटा, तेरे पिता की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, ऊपर से ये बात बोलकर तू उन लोगों को और सदमा दे देगी। अरे यहीं रह, अपना धर्म निभा बड़ी बहू का। हर्षा को घर वालों की बात समझ में आ जाती है और वो लग जाती है काम पर। सुबह उठती, गाय भैंस संभालती, फिर नहाती धोती और किचन संभालती। अरे बहू, मैं तो उठ ही रही थी, तू क्यों अकेले कर रही है सारा काम? कैसी बात कर रही है माँ जी? आप काम करें इसलिए मैं यहाँ थोड़ी ना हूँ। सास हर्षा से खुश रहती, लेकिन डर था कहीं बेटे की हरकत के कारण वो घर छोड़कर ना चली जाए। फिर एक दिन, सुन रहे हैं जी मैं क्या सोच रही हूँ? घर पे जब से हर्षा बहू आई है सारा काम संभाल लिया है, अब तो मेरे हाथों से गोल रोटी भी नहीं बनती, आदत ही खत्म हो गई है। क्यों ना हम छोटे की भी शादी कर दें? फिर क्या था, छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। हर्षा, ये बहुत बड़े घर की बेटी है, तुम तो जानती हो छोटे को कोई काम करना है ही नहीं। घर देखकर इसके माँ बाप ने इससे शादी कर दी, और देखो पूरा घर भी दहेज से भर दिया है। थोड़ा नखरा करेगी लेकिन संभाल लेना बेटा इसे। आप चिंता ना करिए माँ जी, मैं संध्या के साथ अच्छे से रहूंगी। तभी नई बहू की आवाज आती है। अरे दीदी, चाय दे दो। इस घर में तो नौकर भी नहीं है। हर्षा चाय लेकर संध्या के कमरे में जाती है। बैठिए ना दीदी, कैसी हैं आप? मुझसे तो काम ही नहीं होता, लेकिन आपके साथ कोशिश जरूर करूंगी। अरे किसने कहा काम करने के लिए? मैं हूं ना। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, खूब एंजॉय करो, फिर तो काम ही करना है ना जीवन भर। दीदी, ये तो सबका हक है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता? आप इतना काम करती हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। अरे क्या चाहिए, बड़ी बहू हूँ तो जिम्मेदारी सभी की ही है। घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार, किसी की क्या जरूरत है? संध्या कुछ नहीं बोलती। बाहर खड़ा पति सब सुन रहा होता है। हर्षा, जरा सुनना। जी, पानी गर्म रख दिया है आपके लिए और कपड़े भी निकाल दिए हैं। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लिली और मैं अब शहर से बाहर फ्लैट लेकर रहेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पति घर से सामान लेकर निकल जाता है। तभी देवर की आवाज आती है। भाभी, वो जींस दी थी ना आपको, नीचे से काट कर छोटी करने के लिए हो गई क्या? आंखों में पानी भरकर खड़ी हर्षा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। हाँ, हो गई। देख बेटा, मेरी तबीयत तो अब ठीक नहीं लगती, लगता है अब ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद वादा करके ये घर छोड़ कर रखेगी। माँ जी, ये घर छोड़कर चले गए हैं। मैं चिंता न कर, जिस पैर से गया है उसी पैर से वापस भी आ जाएगा। तू बस बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां निभा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। संध्या का बच्चा हो जाता है। हर्षा बेचारी अकेली अब संध्या का बच्चा संभालती, घर का काम करती। लेकिन एक दिन, दीदी, बड़े भैया आए हैं, साथ में सामान भी है, शायद वापस आ गए आपके पास। हर्षा खुशी से पति को देखती है। मुझे माफ कर दो हर्षा, साथ रहकर पता चला कि वो लड़की ठीक नहीं थी, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आज सही मायने में मैं घर की बड़ी बहू बनी हूँ। बहू बनी सास की सास। पूर्वी हर बात अपनी माँ से करती, लेकिन सास को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता कि यहाँ रहकर जब बहू का सारा ख्याल मैं रखती हूँ, तो वो क्यों माँ से बात करती है। माँ, मैंने गर्म पानी में शहद डालकर पी लिया है। हाँ माँ, मैंने ब्रश भी कर लिया। हाँ माँ, मैंने बाल झाड़कर चोटी बना ली है। बहू, माँ को बता देती कि आज सुबह तू पेट साफ करके आ गई है। हाँ माँ जी, वो तो मैं बताना भूल ही गई, शुक्रिया। बहू फोन लेकर वहां से चली जाती है। न जाने कैसी माँ है इस बहू की,
ना बेटी को ससुराल में बसने दे रही है और ना ही बड़ी होने दे रही है। अरे इतनी फिक्र थी तो क्यों नहीं घर पर ही बिठा कर रख लिया। सास को बहू की माँ से जलन इसलिए भी थी क्योंकि बहू सास का ख्याल भी खूब रखती। ये क्या माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि नीली साड़ी लाल रंग के ब्लाउज के साथ पहना करें। नीले पर नीला कितना कॉमन है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये कुछ कपड़े भी खरीदे हैं डिजाइनर वाले। हैं डिजाइनर? अरे ना ना बहू, पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। कैसी क्या, बहुत अच्छी लगेंगी आप तो बस ये पहनिए और घूम कर आइए। अपने दोस्तों के बीच फेमस ना हो गई ना तो मेरा नाम बदल दूंगी। सास बहू का रिश्ता यहाँ आम के खट्टे मीठे अचार की तरह था। जलन तो थी लेकिन प्यार भी था। बहू को ये हनी और बेसन का फेस पैक दे देती हूँ। छोटे छोटे मुहासे दिख रहे थे कल उसके चेहरे पर। बहू, अरे ओ बहू। लेकिन ये क्या, बहू के चेहरे पर तो पहले ही एलोवेरा जेल लगा हुआ था और हाथ पे था कच्चा आलू। बहू, मैं वो ये फेस पैक तेरे लिए लेकर आई थी। माँ जी, वो माँ बोल रही थी कि एलोवेरा जेल लगा लेना, तो मैंने बगीचे से वही लगा लिया। और माँ ये भी कह रही थी कि कच्चा आलू भी चेहरे के लिए अच्छा होता है, तो वो भी। और माँ क्या कह रही थी पता है? अरे बस बस बहू, वो क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाकर आती हूँ। सास बहाना बनाकर निकल जाती है। उसे बहू की माँ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती। तभी घर की घंटी बजती है और घर आ जाती है बहू की माँ। अरे बहन जी, आप कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, रीमा का फोन आया था। कह रही थी कि माँ मेरी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त है, तो सोचा चलकर अलमारी ही सजवा देती हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे वो कमरे में ही है, जाइए मैं चाय लेकर आ जाती हूँ। बहू की माँ कमरे में चली जाती है। उधर सास का पारा तो हाई हो जाता है। वाह, बहू की अलमारी फैली है तो मायके से माँ आ गई। वाह भाई वाह। तभी बहू आ जाती है और जल्दी से पानी और शहद सास को देते हुए कहती है, माँ जी जल्दी से वो वाली बीपी की दवाई खा लीजिए और गर्म पानी से खाना, तो जल्दी असर करेगी। और आप ना मेरे कमरे में जाइए, चाय मैं लेकर आती हूँ हम तीनों की। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा मन नहीं है चाय का, मैं बना तो रही हूँ तुम दोनों के लिए। जाओ करो अलमारी साफ। अरे भाई, सास के सामने तो अलमारी खोल नहीं सकते ना, न जाने सास क्या देख ले उसमें से। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। सास चाय लेकर बहू के कमरे में जाती है तो, माँ मैं तेरे साथ चलूंगी, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मेरी सास को न जाने क्या प्रॉब्लम है तुझसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हर सास को लगता है कि बहू अब उसी की है, कहीं उसकी माँ उससे उसे छीन ना ले। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, वो मेरी सास है, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे मैं आपके लिए हूँ वो मेरे लिए है। उनका ख्याल रखना, उन्हें वक्त पर दवाई देना, उनके फैशन सेंस का ख्याल रखना सब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ये मुझे सोचना है ना। सास बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या करना है। वो अंदर जाती है और बहू और उसकी माँ को चाय दे देती है। बहन जी, आपने तो रीमा को बहुत अच्छे से संभाला है। कितना ख्याल रखती हैं आप उसका। आप लोगों को किसी की नजर ना लगे। सास का तो मन करता है कि बोल दे कि नजर तो तुम्हारी ही लगी है, लेकिन कैसी बात करती हैं आप। आपके होते कैसे किसी की नजर लग सकती है। आपसे फुर्सत मिले तब तो हम सास बहू साथ हो, क्यों रीमा? जी माँ जी। बहू की माँ समझ जाती है कि बेटी की सास को उनका यूं बेटी के घर घुसना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, आदत से मजबूर। तभी बहू के फोन पर उसकी भाभी का फोन आता है। अरे दीदी, मम्मी जी आपके घर है क्या?
और छोटी भी दादी के साथ गई है क्या बुआ के घर? नहीं नहीं भाभी, छोटी मेरे घर पर नहीं है, माँ भी अकेले है। क्यों, क्या हो गया बहू, क्यों परेशान हो रही है? माँ जी, वो भाई की बेटी कहीं दिख नहीं रही है। भाभी ने सोचा दादी के साथ यहाँ आई है। भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल है। हाँ बहू, माँ के लिए तो बुरा हाल होने वाली बात है ही। चलो चलकर देखते हैं। बहू, बहू की माँ, बहू की सास, सब बहू के मायके जाते हैं, जहाँ बहू की भाभी परेशान होकर घर भर में चक्कर काट रही होती है। अरे करम जली, एक बच्चा नहीं देख सकती थी क्या? माँ जी, मुझे लगा आपके साथ दीदी के घर गई है। अरे बहू, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। दरवाजा तो तूने सास के जाने के बाद ही बंद किया होगा ना। इसका मतलब छोटी मुन्नी घर में ही कहीं है। चलो सारे अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। सभी बच्ची को ढूंढने लगते हैं कि बहू की सास की नजर बहू की अलमारी पर पड़ती है, जो हल्की सी खुली होती है। सभी यहाँ आ जाओ, मुझे लगता है मुन्नी मिल गई है। बहू की सास बहू की भाभी की अलमारी जैसे ही खोलती है, ढेर सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिरते हैं और साथ में गिरती है मुन्नी। मुन्नी गिरते ही रोने लगती है। ये तो शुक्र है कि कपड़ों के ढेर के साथ बच्ची गिरती है तो उसे चोट नहीं लगती। हाय रे मेरी बेटी, थैंक्स आंटी, मेरी तो सांस फूल गई थी। मुन्नी खेलते खेलते मेरी अलमारी में ही सो गई होगी और मुझे लगा। हाँ, तुझे लगा सांस लेकर भाग गई बच्चा। वैसे माँ जी, आप करने क्या गई थी सुबह सुबह? आपको पता तो होता है कि मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो मैं नहीं संभाल पाती मुन्नी को। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, आप बोलिए। वो तेरी सास ना बहू, मेरी बहू की अलमारी ठीक कराने आई थी। लेकिन यहाँ खुद की बहू की हालत क्या है ये नहीं दिखता। अरे कम से कम ये तो हालत नहीं थी मेरी बहू की अलमारी की कि बच्चा जाकर सो जाए और पता ही ना चले। चल बहू, घर चले। और बहन जी, आपको तो बस यही सलाह दूंगी कि पहले अपनी बहू की अलमारी ठीक करवा दीजिए। बेटी से दिमाग हटाकर थोड़ा बहू और घर पर लगाइए। चलते हैं हम, नमस्ते।